Hello students, from chapter Cell Cycle and Cell Division, in last lecture we have discussed some questions and related concepts. आज हम फिर से कुछ questions और उससे related concepts को discuss करेंगे. So the first question is, question number first है, the gap between division phase and start of DNA replication. The gap between division phase and start of DNA replication. Gap between division phase. अब division phase का मतलब होता है cell division phase and start of DNA replication. DNA replication is called इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, अब इस डिवीजन फेज और स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में क्या फेज होता है? तो पहले ऑप्शन देख लेते. ऑप्शंस गिवन इज, ऑप्शंस आर G1 phase, G2 phase, M phase और interkinesis. G1 phase, G2 phase, इसके बाद दिया है G2 phase, M phase और interkinesis. M phase and is interkinesis. तो इतने दिए गए हमें. ठीक है, गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए सिंथेसिस. ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. तो हमें पता है कि जो सेल साइकिल जो होता है बेसिकली वो इंटरफेज और एम फेज में होता है. इंटरफेज एक बड़ा फेज है और एम फेज एक छोटा फेज है. ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है वो इंटरफेज में ज्यादा लगता है, एम फेज में कम लगता है. अब टोटल जो फेज है हमारा इंटरफेज, उसमें भी G1, S और G2 फेज आती है. G1 के बाद S, S के बाद G2 और G2 के बाद आता है M फेज. तो हमें पूछा गया है कि the gap between division phase and start of DNA replication. डिवीजन फेज ये होता है एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये होता है. तो इसके बीच में मतलब इधर से, ठीक है, इसके बीच में इसको क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के बीच में क्या है? देखो, G1, S, G2 और M फेज होता है. M होने के बाद फिर से G1, S, G2 और M फेज होता है. इस तरह से सेल साइकिल चलता है. जैसे कि एक सेल था, उससे दो सेल बन गए, M फेज में दो सेल बन गए, तो वो दो सेल फिर से G1 में एंटर करेंगे, फिर S, G2 और M फेज होगा. पूछा गया है कि जो सेल डीएनए सिंथेसिस होता है और जो एम फेज होता है, इसके बीच का पीरियड क्या होता है? तो पीरियड होता है G1 फेज. पीरियड होता है G1 फेज या फर्स्ट गैप फेज. सो योर आंसर इज A, that is gap between division phase and start of DNA replication is called G1 phase. ठीक है, करेक्ट है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number second. Question number second given is, cell cycle can remain arrested at. Cell cycle can remain arrested at. कौन से फेज में सेल साइकिल अरेस्ट हो सकता है? सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड एट. तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं G1, G2, S फेज और D दिया है M फेज.
ठीक है, जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड एट, तो होता क्या है कि G1 फेज में जब सेल एंटर करता है तो हो सकता है कि वो इसमें ही अरेस्ट हो और G0 में एंटर करे, ठीक है, ये हो सकता है। सो G1 कैन, द सेल साइकिल कैन बी अरेस्टेड इन G1 फेज और इट कैन रिमेन इन द G0, इट कैन एंटर इन G0, ठीक है, इसको क्विसेंट स्टेज कहा जाता है। सो इट कैन एंटर इन क्विसेंट स्टेज, which means that G1 is the phase where the cell can arrest during cell division. During cell division is a, during cell division cell can be arrested in G1 phase, ठीक है। तो आंसर आता है इसका G1, A G1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Higher plants, they differ from animals in चलो ठीक है, इसके बारे में एक्चुअली ये ट्वेल्थ लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं लेंगे हम क्योंकि इसको कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे हम। बिफोर सेल डिवीजन द एंटायर डीएनए कंटेंट ऑफ सेल गेट्स डबल्ड ड्यूरिंग इंटरफेज, दिस डबलिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। दिस डबलिंग टेक्स प्लेस एट यस फेज, ये हमें पता है, ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, बट क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो अलग है, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम है, ठीक है। फिर भी हम ले लेंगे क्वेश्चन। बिफोर सेल डिवीजन, before cell division the entire DNA content of cell, the entire DNA content of cell, entire DNA content of cell gets doubled during interphase, gets doubled ड्यूरिंग इंटरफेज। ड्यूरिंग इंटरफेज क्या होता है, इसमें जो कंटेंट है वो डबल हो जाता है, ठीक है। दिस डबलिंग टेक्स प्लेस, दिस डबलिंग टेक्स प्लेस before cell division, the entire DNA content of cell gets doubled during interphase, that we know. This doubling takes place. So options हमें दिए गए हैं। Option A is through the interphase, at the beginning of interphase, at the end of interphase, somewhere during the middle of interphase, ठीक है। हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। Through the interphase, तो ये तो करेक्ट है कि थ्रू द इंटरफेस होता है, बट जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें से हमें प्रॉपर ऑप्शंस को चुनना पड़ता है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरफेस, एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरफेस, तो इसका मीनिंग ये होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरफेस मीन्स इनका कहना है कि G1 में होता है क्या, तो एक्चुअली G1 में नहीं होता कि G1 बिगिनिंग है, G1 में तो नहीं होता है। So option B cannot be the correct option. At the end of interphase, at the end of interphase. So yes, at the end of interphase होता है, but at the end of interphase completion हो जाता है entire DNA का, but वो at the end नहीं होता है, तो middle में ही हो जाता है। एट द एंड का मीनिंग होता है कि G2 के एंड में हो रहा है क्या, इस तरह से हमें पूछा है कि G2 के एंड में हो रहा है क्या। सो G2 के एंड में नहीं हो रहा है वो, समवेयर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द इंटरफेज, समवेयर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज।
So somewhere during the middle of interphase means yes phase. So yes, at the yes phase, the entire DNA content of the cells is going to be double. So correct option is option D. इसमें हमारा correct option option D आएगा. Before cell division, the entire DNA content of cells get doubled during interphase, and this doubling takes place during the middle of interphase, that is S phase. So this is correct option. Question number 3 का option correct है D. देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल इज. तो हमने पहले ही इसको कर लिया है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या क्या दिया है? G1S. ठीक है, इसमें दिया है G1S-M-G2. सेकेंड दिया है G1S-G2-M. थर्ड ऑप्शन दिया गया है G1M-G2S. और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है G2G1SM. तो ये सीधा हमें इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा होगा. तो हमें पता है कि G1 सबसे पहला होता है, फिर यस होता है, फिर G2 होता है. फर्स्ट गैप फेज, सेकेंड गैप फेज, इनके बीच में होता है सिंथेसिस फेज, और इसके बाद होता है एम फेज. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन G1S G2M चाहिए. G1S G2M. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. So B is the correct option for question number 4. It is the correct sequence of cell division or cell cycle. अगर इसको हम इस तरह से भी देखते हैं तो इस तरह से भी आपको ये समझ में आएगा. देखो सपोज यहाँ पर G1 है, तो इसके बाद यस होगा, यस के बाद G2 होगा, और G2 के बाद M phase होगा. Now this M phase can be meiosis और माइटोसिस. तो G1 से स्टार्ट होके ये इस तरह से M तक फेज कंप्लीट होता है. फिर से G1 से M, G1 से M, इस तरह से ये फेजेस होते हैं. अब जो M फेज है, माइटोटिक या मियोटिक जो फेजेस है, ये इंटरफेज है और ये डिवीजन फेज है. और ये भी क्या होता है? दो फेजेस में होता है. एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो इस तरह से सेल डिवीजन होता है. G1S G2 कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, या फिर इसको कंबाइनली आप M फेज कह सकते हैं. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is condensation of chromosomes with visible centromeres occurs during. Condensation of chromosomes with visible centromeres occurs during. कब होता है ये? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विथ विजिबल सेंट्रोमियर ऑकर्स ड्यूरिंग. कब होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर कब ऑकर होते हैं, ये हमें पूछा गया है. तो ऑप्शंस हम लिख लेंगे. ऑप्शंस दिए गए हैं G1, G2, S and M phase. It's very simple question. G1, G2, S phase, और डी ऑप्शन दिया है M phase. क्या दिया है? M phase. M
ठीक है, माइटोटिक या मियोटिक जो भी है। अब देखो ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। हमें पता है कि सेल डिवीजन में पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए का सिंथेसिस होता है यस फेज में, G2 में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, वो एंजाइम्स बनते हैं, हिस्टोन्स बनते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के और डीएनए डिवीजन, पैकेजिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज द डिवीजन ऑफ सेल। उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो सारे इसी फेज में बन जाते हैं। सो दिस इज प्रिपरेटरी फेज ऑफ द सेल डिवीजन, प्रिपरेटरी फेज। अब इसके बाद होता है एम फेज। एम फेज में दो फेजेस होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में अगर आप देखेंगे, सपोज माइटोसिस है तो इसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। नाउ व्हाटएवर प्रोफेज इज गोइंग टू ऑकर ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, इसका मतलब डीएनए का जब सेपरेशन होता है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है प्रोफेज। और प्रोफेज ऐसा फेज है जिसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकर्स, जहां पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है वो फेज होता है प्रोफेज। कहां पर होता है ये? प्रोफेज में। यहां पर हमें दिया है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विथ विजिबल सेंट्रोमियर ऑकर्स ड्यूरिंग, तो ये कब होता है? ये प्रोफेज में होता है। But prophase is the part of karyokinesis and karyokinesis is the part of M phase. तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में अगर प्रोफेज दिया है तो हम प्रोफेज को करेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। कैरियोकाइनेसिस दिया है तो कैरियोकाइनेसिस को चूज करना पड़ेगा। नहीं दिया है, एम फेज दिया है हमें, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे? एम फेज को ही करेक्ट एज अ करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। सो ऑप्शंस गिवन इज G1 phase, G2 phase, S phase and M phase. So correct option is M phase. M is the phase where chromosomes are going to condense. ठीक है, with their visible centromeres. उनके साथ उनके centromeres भी दिखाई देंगे। Next question is the histone proteins they are synthesized in. Histone protein कब synthesize होते हैं? मैंने अभी आपको बताया histone proteins are synthesized in, कौन से फेज में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है? तो देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। G1 में कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स सिंथेसाइज होते हैं, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। G2 में भी कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं, बट वो प्रोटीन्स की जो डीएनए के पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए वो होते हैं हिस्टोन्स, एंड हिस्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड एट सिंथेसिस फेज। डीएनए के साथ ही ये भी सिंथेसाइज होते हैं, तो ये एस फेज में सिंथेसाइज होते हैं। डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं, जो कि पैकेजिंग के लिए जरूरी होते हैं। सो द ऑप्शंस गिवन इज हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, ऑप्शंस गिवन इज एस फेज, सेकेंड ऑप्शन गिवन इज G1 फेज, थर्ड ऑप्शन गिवन इज G2 फेज एंड ऑप्शन इज M फेज। तो इस तरह से हमें अलग अलग क्या दिए हैं? ऑप्शंस दिए गए। तो करेक्ट ऑप्शन इज S phase is the correct option. Histone proteins are synthesized in S phase. Question number 7. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 इज if mitotic division is arrested in G1 phase of a cell, the condition is known as if
mitotic phase is arrested in G1 phase of a cell. Arrested in G1 phase of a cell. Now G1 is called as, इस arrested phase को हम क्या कहते हैं? The condition is known as, the condition is known as, क्या कहते हैं इसको? तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि G1 फेज होता है, या तो सेल S फेज में एंटर करेगा, फिर G2 में करेगा और फिर M फेज में जाएगा. बट इन सम कंडीशन समटाइम्स G1 के बाद सेल सीधा एक अरेस्टेड स्टेज में जाता है. इट इज द अरेस्टेड G1 फेज, and this arrested G1 phase is also called as G0 phase. इसको G0 phase कहा जाता है, या इसको ही दूसरा नाम है क्विसेंट स्टेज. इसको क्या कहा जाता है? क्विसेंट स्टेज कहा जाता है. तो हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं वो देखते हैं. ऑप्शंस गिवन इज, if mitotic division is arrested in G1 phase of the cell, the condition is known as, फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज G1 फेज. पहला ऑप्शन दिया है G1 फेज कहेंगे, सेकंड ऑप्शन दिया है G0 फेज कहेंगे इसको. थर्ड ऑप्शन गिवन इज, सी ऑप्शन गिवन दिया है हमें S फेज और दिया है M फेज. S फेज और लास्ट में दिया है M फेज. तो इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें इसको जो भी है प्रॉपर आंसर उसे देखना है. तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि इसका G0 फेज या क्विसेंट स्टेज कहेंगे इसको. ऑप्शन में हमें बी ऑप्शन दिया गया है G0, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. As compared to mitosis in meiosis, as compared to mitosis in meiosis, options given is anaphase is absent. First option given is anaphase is absent. Second option given is daughter have half chromosome number, telophase stage is absent and prophase is shorter. ठीक है. Daughter cells have half chromosome number, ऑप्शन सी गिवन इज, सी ऑप्शन दिया गया है telophase stage is absent, prophase is shorter. Telophase is absent, prophase is shorter. prophase क्या है? shorter है. तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि एज कंपेयर टू माइटोसिस इन मियोसिस, एनाफेज इज एब्सेंट. तो देखो यहाँ पर स्टेजेस हमें पता है कि G1 S G2 इंटरफेस तो होने ही वाला है, माइटोसिस मियोसिस दोनों में भी कॉमन है इंटरफेस. इसके बाद माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बिल्कुल होगा. मियोसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा, बट वो दो पार्ट में होगा, प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2. मेटाफेज 1, मेटाफेज 2.
एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2, ठीक है, क्योंकि वहां पर साइटो जो डिवीजन है वो मियोसिस 1, मियोसिस 2 ऐसे दो डिविजन्स में होता है मियोसिस। मियोसिस एक 2 स्टेप डिवीजन है, माइटोसिस एक सिंगल स्टेप डिवीजन है, ठीक है। माइटोसिस में जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है वो होता है इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज में दो होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। बट मियोसिस में मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 भी होगा, ठीक है। मियोसिस 1 में सारे स्टेजेस होंगे और मियोसिस 2 में सिर्फ इंटरफेज नहीं होगा बट बाकी सारे स्टेजेस प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए दोनों में भी एनाफेज होता है, ठीक है। एनाफेज एब्सेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कैरियोकाइनेसिस दोनों में होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं करता है कि एनाफेज एब्सेंट होता है। डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हाफ क्रोमोसोम नंबर। सो डेफिनेटली मियोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। टीलोफेज इज एब्सेंट, नहीं हो सकता क्योंकि टीलोफेज होता ही है। प्रोफेज इज शॉर्टर, तो ऐसा है कि प्रोफेज एक लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट फेज है बट वो दोनों भी फेजेस में एक सिमिलर ड्यूरेशन में ही होता है। सो प्रोफेज कुछ शॉर्टर नहीं होता है मियोसिस में, हाँ वो 2 स्टेज में होता है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 में, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इज डॉटर सेल्स हैव हाफ क्रोमोसोम नंबर। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे पास 2n सेल था इनिशियली, इस 2n का 4n हुआ, 4n से 2n सेल्स हुए। अब इसके बाद मियोसिस, ये मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 में क्या होता है, तो यही सेल्स जो बने हैं ये डॉटर सेल्स है। इन डॉटर सेल्स से और क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे विदाउट इंटरफेस, दैट इज एन। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा, डायरेक्टली इनका डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये जो सेल्स बने हैं इनको हम कहते हैं फाइनल डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस। And these daughter cells have half number of chromosome because initially the cells have 2 sets of chromosome, but these cells, daughter cells, have single set of chromosome or 1 set of chromosome, you can say half chromosome number. That means ये अगर डबल है तो इसका हाफ, इससे हाफ इनके पास क्रोमोसोम नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा बी, दैट इज डॉटर सेल्स हैव हाफ क्रोमोसोम नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं माइटोसिस को, तो इसको देखेंगे। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, बाइनरी डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन, बी इक्वेशनल डिवीजन, सी बाइनरी डिवीजन, and D option given is both A and B, दोनों भी। तो देखते हैं यहाँ पर माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, बाइनरी डिवीजन। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि माइटोसिस जो होता है वो एक तरह से सोमैटिक सेल में होने वाला डिवीजन है, इसलिए उसको सोमैटिक सेल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स में होने वाला ये डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं क्योंकि ये सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली सेल्स को बनाता है, जैसे कि 2n है
तो 2n में माइटोसिस में इनिशियली 4n कंडीशन आती है और उसके बाद 2n ऐसे दो सिमिलर टाइप के सेल्स जो कि मदर सेल से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाते हैं और सिमिलर होते हैं, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इक्वली डिवाइड होता है डीएनए, जो 4n है वो इक्वली डिवाइड होता है 2n में, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। बाइनरी डिवीजन मतलब एक सेल के दो सेल हो जाना। तो माइटोटिक डिवीजन बाइनरी डिवीजन नहीं हो सकता, बिकॉज एक सेल है, सपोज कोई हैप्लॉइड सेल है और हैप्लॉइड सेल का भी डिवीजन होता है तो उसको हम माइटोसिस नहीं कहेंगे। वो बाइनरी डिवीजन हो सकता है बट उसको माइटोसिस नहीं कहेंगे, ठीक है। कोई हैप्लॉइड सेल का डिवीजन अगर होता है तो उसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हैप्लॉइड सेल है, सपोज एन सेल है, ठीक है, और उस एन सेल में अगर इंटरफेज होता है तो हो जाएगा 2n। उसके बाद उसका भी डिवीजन होता है तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, उसको हम बाइनरी डिवीजन कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से इट एज अ माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। सो बाइनरी डिवीजन कैन बी इक्वेशनल डिवीजन और इट कैन डिवाइड द क्रोमोसोम्स अनइक्वली अमाइटोटिकली। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी डिवीजन को हम माइटोसिस डिवीजन नहीं कह सकते। इट कैन बी माइटोटिक एंड अमाइटोटिक, दोनों भी हो सकते हैं, बट एक्चुअली उसको हम माइटोटिक डिवीजन ही होगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर सकते। सोमैटिक सेल डिवीजन हम इसको कहते हैं और इक्वेशनल डिवीजन तो कहते ही हैं। Mitosis is commonly known as somatic cell division because it occurs in the body cells, and equational division because it is going to divide the number of DNA or number of chromosomes equally in the daughter cell. So इसको somatic और equational division दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इन मियोसिस द सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड्स ड्यूरिंग। मियोसिस में सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कब डिवाइड होते हैं? इन मियोसिस द सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम होते हैं? ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड्स ड्यूरिंग, ये कब डिवाइड होते हैं? डिवाइड्स ड्यूरिंग, ऑप्शंस दिए गए हैं, एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, सेकेंड ऑप्शन गिवन इज metaphase of meiosis 1, metaphase of meiosis 1, then third option given C given is anaphase of meiosis 2, anaphase of meiosis 2, and third D given is fourth prophase of meiosis 2, prophase of meiosis 2, meiosis 2 का प्रोफेज कब होता है सेंट्रोमियर डिवाइड, ठीक है। तो देखते हैं मियोसिस में सेंट्रोमियर डिवीजन कब होता है। तो कब क्या होता है ये अगर हमें पता है, ठीक है, ये इसका अगर हमें आइडिया है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि जो डिवीजन होता है वो एक तो इंटरफेज होता है और इंटरफेज के बाद नेक्स्ट डिवीजन होता है वो एम फेज होता है, बट एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है। यहाँ पर हमें बताया पूछा गया है कि सेंट्रोमियर डिवीजन कब होता है, सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब ये कैरियोकाइनेसिस का ही पार्ट है। कैरियोकाइनेसिस में हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ऐसे प्रोफेजेस हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जब होता है,
मियोसिस में तो वो दो स्टेजेस में होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस 1 और दूसरा होता है कैरियोकाइनेसिस 2। तो उसके हिसाब से प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 भी होता है। उसी तरह से 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 भी होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए है ना हमें, एनाफेज 2 दिया है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2 दिया है। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 1, और ये मियोसिस 2 है, मियोसिस 2। ठीक है, अब क्या होगा कि जो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 है, इसमें क्या क्या होता है। तो प्रोफेज 1 में हमें पता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होने के बाद मेटाफेज 1 होता है। मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेन पे आते हैं क्रोमोसोम्स। एनाफेज 1 होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है, तो क्रोमोसोमल सेपरेशन होता है। टीलोफेज 1 में जो सेपरेटेड क्रोमोसोम से वो दो न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, बट फाइनल डिवीजन जो होता है वो 2 के बाद होता है। ठीक है, अब 2 के बाद होगा तो प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा, टीलोफेज 2 होगा, फिर साइटोकाइनेसिस 2 भी होगा, साइटोकाइनेसिस सेकेंड ये भी होगा। सेंट्रोमियर डिवीजन जो होता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम से और यहां पर अटैच होते हैं फाइबर्स, इनको कहा जाता है एस्ट्रल रेस, या इसको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही कहा जाता है इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स। ठीक है, जो निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्म में, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये। अब एक स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम सेंट्रोमियर में इस तरह से अटैच है, यहाँ पर क्या होते हैं, सेंट्रोजोम्स होते हैं या सेंट्रियोल्स होते हैं। इस तरह से भी क्या होंगे, सेंट्रोजोम्स या सेंट्रियोल्स होंगे, जो सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी होती है, और यहाँ पर होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स या इंटरक्रोमोसोमल फाइबर। अब ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का जो डिवीजन है वो कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है एनाफेज 2 में। सेंट्रोमियर डिवीजन मतलब ये इधर की तरफ खींचेगा इसको, और ये जो पार्ट है ये इधर की तरफ खींचेगा। इसका मतलब यहाँ से ये ब्रेक होगा, दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में खींचे जाएंगे। तो इस तरह से इसका डिवीजन होगा, बट वो होता है एनाफेज 2 में। ठीक है, so in meiosis the centromeres of chromosomes they divides during anaphase of meiosis 1, no. Metaphase of meiosis 1, no. Anaphase of meiosis 2, so this is correct. Prophase of meiosis 2 में तो सिर्फ कंडेंसेशन होता है, यहाँ पर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, so the correct option is anaphase of meiosis 2 is the correct option. Centromeres are going to divide at एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 इन मियोसिस, मियोसिस में वो मियोसिस 2 में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट प्लांट मटेरियल इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में अगर हमें माइटोसिस को स्टडी करना है तो कौन सा प्लांट मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें प्रॉपर, जो भी ऑप्शन प्रॉपर है उसको चूज करना है। क्वेश्चन इज व्हाट प्लांट मटेरियल इज बेस्ट सुटेड, व्हाट प्लांट मटेरियल इज best suited for studying mitosis in classroom, for studying mitosis in classroom। क्लासरूम में अगर हमें स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए बेस्ट मटेरियल क्या होगा। एक दिया है एंथर, सेकंड दिया है रूट टिप, ठीक है एंथर, सेकंड दिया है रूट टिप, फिर सी दिया है, सी गिवन इज द पीस ऑफ बार्क, पीस ऑफ बार्क,
और डी दिया है हमें, द डी गिवन इज ओव्यूल्स और द ओवरी ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के ओव्यूल्स। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें पार्ट दिए गए हैं कि एंथर हो सकता है क्या, रूट टिप हो सकता है क्या, पीस ऑफ बार्क हो सकता है। ठीक, तो देखो एंथर जो होता है, एंथर में मियोसिस होता है। क्या होता है ये, मियोसिस, ये मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का पार्ट है, तो इसमें मियोसिस होगा क्योंकि ये गैमेट बनाएगा। हमें माइटोसिस स्टडी करना है, हमें स्टडी क्या करना है, माइटोसिस। रूट टिप मतलब ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, बॉडी का सेल है, रूट टिप का सेल है, तो वहां पर डेफिनेटली माइटोसिस होगा। पीस ऑफ बार्क, पीस और बार्क में लगभग क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर लिविंग सेल्स में ही माइटोसिस मिलेगा या मियोसिस मिलेगा, डेड सेल्स में तो नहीं मिलेगा। ओव्यूल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ओव्यूल्स ऑफ द फ्लावर आर ऑलरेडी they show meiotic division or meiosis because it is the female part of the flower। ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसलिए यहाँ पर भी मियोसिस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टडिंग माइटोसिस इट वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज रूट टिप, बिकॉज यहाँ पर माइटोसिस होगा क्योंकि रूट टिप में ग्रोथ होता है ना, और बॉडी का ग्रोथ मतलब क्या होता है, माइटोसिस। बॉडी का ग्रोथ मतलब क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस, सो माइटोसिस होगा वहां पर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रूट टिप माइटोसिस। ठीक है, रूट टिप इट इज द पार्ट वेयर वी कैन स्टडी माइटोसिस। सो दिस इज अबाउट द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम और कुछ इससे भी और थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारा डेप्थ और बढ़ता जाएगा और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।